मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। राष्ट्रीय आय के टॉपिक खत्म हो चुके हैं। अब उसके संभावित प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। आज हम लोग प्रयास करेंगे कि मुद्रास्फीति के भी संभावित प्रश्नों पर चर्चा कर ली जाए, जो आपके जेपीएससी मुख्य परीक्षा के सिलेबस में है। देखिए, टॉपिक खत्म कर लेना एक अलग बात होता है, लेकिन अगर नोट्स आपके पास अच्छा हो तो टॉपिक खत्म करने के बाद आप किसी भी तरीके के प्रश्न को लिखने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन नोट्स में प्रॉब्लम हो या आप जहाँ से आपने पढ़ा है उसमें प्रॉब्लम हो, या फिर बहुत ज़्यादा आपने पढ़ लिया है और उसको मैनेज नहीं कर पाए हैं, तो उत्तर को लिखना पड़ता है एक अनुशासित तरीके से। समय प्रबंधन का ध्यान रखना पड़ता है, अक्षर का ध्यान रखना पड़ता है, प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना पड़ता है, और उन सारे चीज़ों को ध्यान रखना इतना आसान नहीं होता है एग्ज़ाम हॉल में। उसके लिए भरपूर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो आज राष्ट्रीय आय के कुछ प्रश्नों को चर्चा करने के बाद हम लोग मुद्रास्फीति के प्रश्नों को चर्चा करने का प्रयास करेंगे। चलिए, जो पहला प्रश्न मैंने लिया है, राष्ट्रीय आय की अवधारणा को स्पष्ट करें। अवधारणा शब्द जहाँ पर आ जाता है वो बहुत ही व्यापकता को प्रदर्शित करता है। ये हमेशा किसी भी चीज़ का अवधारणा, मुद्रास्फीति का अवधारणा भी आपका दिया गया है सिलेबस में, और राष्ट्रीय आय का अवधारणा, इसमें हर चीज़ को आपको थोड़ा थोड़ा डालना है उससे रिलेटेड, है ना। तो पहला चीज़ देखिए, जो मैंने पेड मेंबर्स के लिए निर्धारित किया था लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, 2 लेवल पर, एक शॉर्ट क्वेश्चन 20 मार्क्स का और लॉन्ग क्वेश्चन 40 मार्क्स का भरपूर प्रैक्टिस कराया गया है। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन का नेचर है ये 40 मार्क्स का है ना। इसके लिए 35 मिनट्स आपको दिए जाते हैं और 700 से 750 टाइम वहाँ लिखा नहीं रहता है, लेकिन मान के चलना है 40 मार्क्स के लिए आपको 35 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना है, अन्यथा अंतिम क्वेश्चन पर कुप्रभाव पड़ सकता है। अब यहाँ पर अवधारणा का जब बात हो रहा, अवधारणा लिख दिया तो और तो फिर कुछ कहने को बचा ही नहीं। तो पहला भूमिका लिखना है, दूसरा मेन बॉडी पॉइंट, तीसरा निष्कर्ष, है ना। तो देखिए, भूमिका जो होना चाहिए इससे संबंधित आपका होना चाहिए, है ना। तो राष्ट्रीय आय की भूमिका में क्या लिख सकते हैं? अगर अवधारणा का आया है तो शुरुआत कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय की अवधारणा अत्यंत व्यापक होती है और इसका मापन अलग अलग मापकों के आधार पर अलग अलग विधियों के माध्यम से किया जाता है ना। तो 2-3 लाइन का बहुत लंबा भूमिका मत कीजिएगा, अन्यथा फंसने लगिएगा। और जो आपका प्रश्न दिया गया है उससे आप अलग मत हटिएगा भूमिका लिखने के दौरान, है ना। और जो भूमिका में लिख दीजिएगा, फिर निष्कर्ष में रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। अक्सर स्टूडेंट्स का होता है रिपीटेशन हो जाता है, रिपीटेशन इसमें नहीं होना चाहिए। जो आपने लिखा उसका एक सुंदर सा फिनिशिंग होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर देखिए, जो मेन बॉडी पार्ट है, यहाँ पर नॉलेज का डिमांड होता है, नॉलेज के कम्पैक्टनेस का डिमांड होता है। तो यहाँ पर क्या क्या आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर जैसा पोजीशन है क्वेश्चन के अनुसार प्रस्तुतिकरण, आंकड़ा, टेबल, मैप इत्यादि को आप बैलेंस्ड वे में जगह जगह आपको जो है डालते जाना है ना। तब ही आपका सुंदर प्रेजेंटेशन दिखेगा। अन्यथा भले ही आप जितना मटेरियल अंदर डाल दीजिए, प्रस्तुतिकरण ठीक नहीं है तो एवरेज मार्किंग के लिए तैयार रहिए। तो राष्ट्रीय आय के संदर्भ में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर क्या क्या आपको लिखना है। डिफिनेशन, राष्ट्रीय आय क्या है पहले आपको लिख देना है। क्लियर? उसको मैं पढ़ा ही चुका हूँ, ठीक है, उसको हम यहाँ पर रिपीटेशन नहीं किया जाएगा। क्लियर? जो सेवाओं और वस्तुओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य का कैलकुलेशन ही राष्ट्रीय आय है। उसके बाद आपको अलग अलग मापकों के बारे में लिखना है। देख रहे हैं ना कैसे बढ़ता है आंसर। जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी। आप चाहें तो
इनके उपयोग को भी संक्षिप्त रूप में 10-10 वर्ड में लिख सकते हैं। अब जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी को आप किस तरीके से बैलेंस करके लिख सकते हैं वो आपके प्रैक्टिस पर निर्भर करता है और प्रश्न के डिमांड पर। ठीक है, जीडीपी, जीएनपी को एक साथ आप समझा दीजिए, फिर इन दोनों को एक साथ समझा दीजिए -d करके, इसमें -d कीजिएगा, ये आ जाएगा, इसमें माइनस डिप्रिसिएशन कीजिएगा, एनडीपी आ जाएगा। तरीका आपका इस तरीका से होना चाहिए कि सीधे जो है परीक्षक पढ़ता जा रहा, आपका कॉपी आराम से वो समझता जा रहा, जीडीपी देखा, जीडीपी का उपयोगिता देखा, एकदम फास्ट निकलना चाहिए उसको और हर चीज़ दिख जाना चाहिए, क्योंकि परीक्षक ज़्यादा देर टाइम नहीं देना चाहता है, दिमाग में बैठा लीजिए। अब जो है ये तो आप समझा देंगे, लेकिन जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी सारा का सारा मापक है, लेकिन राष्ट्रीय आय का जो मापक है ना, सारे के सारे उसके भी कई आधार होते हैं। ठीक है, उसको भी आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर देना है। फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, कंस्टेंट प्राइस क्या होता है एंड करेंट प्राइस क्या होता है, ये चारों को मैंने समझा दिया है, ये चारों को भी आपको समझा देना है। उसके बाद क्या शामिल नहीं है ना, एफसीएमपी वगैरह समझा देना है। उसके बाद क्या शामिल नहीं है ना, इसको आप सन डायग्राम से दिखा सकते हैं। उसके बाद हल्का फुल्का डिस्कस भी कर दीजिएगा, वर्ड का आपको कमी हो रहा है कि आप मैनेज कर रहे हैं, आपका स्पीड कैसा है उस पर निर्भर करता है। उसके बाद शामिल नहीं में आप जैसे कि गैर आर्थिक क्रियाएं को कर सकते हैं, अवैध क्रियाओं को, है ना, इस टाइप से आपको दिखा देना है सन डायग्राम के माध्यम से, है ना। पूंजीगत लाभ जो हुआ, है ना, शेयर बाजार वगैरह में शेयर का दाम बढ़ गया, भूमि का दाम बढ़ गया, है ना, अनार्थिक क्रियाएं हुआ या फिर हस्तांतरण सेवा हुआ, सारा को दिखा दीजिए चारों ओर। क्लियर, सारा को जो है चारों ओर दिखा दीजिए, सुंदर सा दिखेगा। उसके बाद हल्का फुल्का जो है विवरण दे दीजिए। क्लियर, तो इससे क्या होगा, एक आकर्षक प्रभाव होगा और परीक्षक को जो है पूरा क्लियर होते जाएगा आपका उत्तर, है ना। उसके बाद मापन के बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना। साइमन का मेथड जो है उसको जिक्र कर दीजिए, एक इस टाइप का डायग्राम से आय विधि, व्यय विधि, उत्पाद विधि, इस तरीके से डाल दीजिए। उसके बाद सारे का विवरण हल्का हल्का दे दीजिए। क्लियर, तो इस तरीके से दे दीजिएगा। लास्ट में जो एनएनपीएफसी के बारे में हल्का सा जानकारी देते हुए बता दीजिएगा, एक बहुत ही एक बेहतर मापक है, इसके माध्यम से सारे प्रभाव जो है समाप्त हो जाते हैं। तो राष्ट्रीय आय के मापन के राष्ट्रीय आय के अवधारणा को इसी तरीके से आप लिख सकते हैं। एक निष्कर्ष सुंदर सा जरूर डाल दीजिएगा, जो कि भूमिका में जो आपने लिखा था उससे टैली नहीं करना चाहिए, है ना। राष्ट्रीय आय का किसी भी देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि राष्ट्रीय आय की गणना के माध्यम से किसी भी राष्ट्र के द्वारा भविष्य के विकास योजनाओं में किस तरीके से निवेश, कितना निवेश होगा, यह स्पष्ट करना आसान हो जाता है। लेकिन सबसे बेहतर राष्ट्रीय आय का मापन उसे ही कहा जाता है जिसमें प्रत्यांतर प्रभाव उत्पन्न न हो। प्रत्यांतर प्रभाव का अर्थ है कास्केडिंग, डबलिंग नहीं होना चाहिए। बार बार तो अंतिम आप लिख रहे हैं, लेकिन हर जगह कुछ प्रॉब्लम होता है। जैसे जीडीपी में प्रॉब्लम था डिप्रिसिएशन का, ह्रास का, मूल्य कटौती का, तो उसको माइनस करके एनडीपी बनाया गया। फिर मार्केट का टैक्स का प्रॉब्लम था तो एनएनपी को लिया गया, उसमें फैक्टर कॉस्ट को डाल दिया गया। ठीक है, इसलिए प्रत्यांतर प्रभाव ना हो, इस तरीके से आप एक फिनिशिंग कर सकते हैं। ये था आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न पर हम लोग आते हैं। जो यहां से और प्रश्न बन सकता है, जीडीपी, जीएनपी,
एनडीपी एनएनपी की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए क्या है, इट मीन्स इनके उपयोगिता, इनके अनुप्रयोगों को लिखें, एप्लीकेशंस। इनमें कौन सबसे बेहतर मापक है? तर्क सहित उत्तर दें। यहां पर देखिए, जीडीपी जीएनपी जो राष्ट्रीय आय का मापक के संदर्भ में किसी भी राष्ट्र का सबसे बेहतर मापक कौन सा है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में बात नहीं यहाँ पर प्रश्न में किया गया है। तो यहाँ पर जीडीपी जीएनपी एनडीपी एक शुरुआत अच्छा कर सकते हैं भूमिका में, है ना। जीडीपी चारों को लिख दीजिए, एक राष्ट्रीय आय के महत्वपूर्ण मापक हैं, लेकिन इन चारों का प्रयोग अलग अलग स्थितियों में किया जाता है। तब इस प्रश्न का भूमिका को आपने समझा, अब आगे कैसे बढ़ना है इसमें, है ना। ये भी जो आपका होगा 40 मार्क्स का होगा, 35 मिनट्स, 700 से 750 नहीं सकते हैं, स्पीड कम है तो 600 से 650 रेंज में भी आ सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस वाले को, है ना। लेकिन समय जो है 35 मिनट में आपको एनी हाउ मैनेज करना है, इसके लिए प्रैक्टिस कर लीजिए। तो पहला तो आपको इंट्रो लिखना है, एक बेहतर इंट्रो। ज़्यादा लंबा मत डालिएगा, जितना लंबा डालिएगा उतना उलझता जाएगा इंट्रोडक्शन, है ना। और प्रश्न से संबंधित रहता है ना, प्रश्न से संबंधित होता है। राष्ट्रीय आय के मापक के रूप में जीडीपी जीएनपी एनडीपी एनएनपी का अत्यधिक, चारों का अत्यधिक महत्व है, लेकिन अलग अलग स्थितियों में अलग अलग मापकों का प्रयोग किया जाता है जो स्थितियों के अनुसार बेहतर हो सकते हैं। जहाँ तक इससे भी आप एक लाइन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक बेहतर मापक का संबंध है तो निश्चित रूप से एनएनपी एफसी को बेहतर मापक के रूप में मान्यता दी जा सकती है, ठीक है। इस तरीके से लिख करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर करेंगे क्या, इसका अनुप्रयोग जीडीपी जीएनपी ओके एप्लीकेशन, ओके डिफिनेशन एप्लीकेशन आप लिख दीजिए। दोनों में आप चाहें तो रिलेशन भी बता सकते हैं। उसके बाद सेकेंड राउंड का एक मिसिंग है क्या, नहीं ठीक, एनएनपी एनडीपी एप्लीकेशन डिफिनेशन रिलेशन, ओके। इतना से क्या होगा, आपका एक पार्ट का आंसर जो है फिनिश हो जाएगा। उसके बाद कौन सबसे बेहतर मापक है, तो एनएनपी एफसी को आपको लिखना है ना। क्यों है उसको भी थोड़ा लिखना है, केवल कौन है नाम लिख करके पार हो गए हैं उससे काम नहीं चलने वाला है। एनएनपी एफसी क्यों है, तो पहला तो जीएनपी से जाइए। जीएनपी में क्या होता है, सिर्फ निवासियों का, इट मीन्स सिर्फ इंडियन का, है ना। लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होता है। क्या होता है प्रॉब्लम्स, डिप्रिसिएशन शामिल होता है। उसको माइनस करने के बाद क्या आता है, एनएनपी आता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट में फैक्टर कॉस्ट पर भी हो सकता है, मार्केट कॉस्ट पर भी हो सकता है, मार्केट प्राइस पर भी, है ना। इन दोनों में ज़्यादा बेहतर कौन होगा, तो एकदम प्रोडक्शन लेवल का जो है फैक्टर कॉस्ट पर
NNPFC, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस तरीके से 3-4 लाइन लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो है आपका आंसर पूरा हो जाएगा। लास्ट में एक कंक्लूजन आपको 2-3 लाइन का जरूर दे देना है। क्लियर। एक क्वेश्चन और यहां पर संभावना आपका बनता है, राष्ट्रीय आय का मापन किन किन विधियों यहीं तक आ सकता है ना। राष्ट्रीय आय का मापन 18 मिनट्स 300 वर्ड्स, 350 तक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर एक लाइन का भूमिका भी डाल सकते हैं साइमन कोऑर्डिनेट्स को जोड़ते हुए, या नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन आगे जो आंसर एक निष्कर्ष जरूर डालिएगा इसका, है ना। अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग विधियों को अपनाया जाता है ताकि राष्ट्रीय आय के मापन में किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न न हो, है ना। और राष्ट्रीय आय का वास्तविक आकलन होने से जो विकास योजनाएं हैं वह सही तरीके से सरकार के द्वारा बनाई जा सकती है और क्रियान्वित की जा सकती है। इस तरीके से लास्ट में आप निष्कर्ष डाल सकते हैं। राष्ट्रीय आय के मापन में साइमन कुजनेट्स का जो तीनों विधि है, उत्पाद विधि, है ना, आय विधि और व्यय विधि, तीनों विधियों को अच्छी तरह से पहले आपको विवरण दे देना है। फिर भारत के संदर्भ में 6 क्षेत्र 14 उप क्षेत्र का विवरण तालिका में एकदम देना है ना। एक है इसके अंडर में जो जो आएगा, फिर दूसरा है इसके अंडर में जो जो आएगा, इसके बाद इसके अंडर में, इस तरीके से जो है आपका राष्ट्रीय आय सेक्शन जो है आपका फिनिश। चलिए अब मुद्रास्फीति सेक्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है उस पर आते हैं। मैंने प्रश्न लिख दिया है और उत्तर में क्या क्या चीज़ लिखना है उस स्ट्रक्चर को भी मैंने बना दिया है ताकि आप लोगों का समय बचे। राष्ट्रीय आय से प्रत्येक संभावित प्रश्न पर हम लोगों ने चर्चा कर ही लिया। ये मुद्रास्फीति का पहला प्रश्न है, इसका एक और प्रश्न बनेगा सिलेबस के अनुसार। देखिए पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है, तो कॉलमैन का जो आपका है वो बहुत ही बेहतर होगा एक शुरुआत देने का, कि मुद्रास्फीति वह स्थिति होती है जिसमें बहुत सारी मुद्राएं कम वस्तुओं का पीछा किया करती हैं। पिगू से भी शुरू कर सकते हैं लेकिन कॉलमैन बेहतर होगा, है ना। उसके बाद आप जब इन्वर्टेड कोमा में कॉलमैन वाले को जब दे दीजिएगा, उसके बाद यहाँ से आप अवधारणा है, इट मीन्स बहुत व्यापक है, तो लिख सकते हैं मुद्रास्फीति की अवधारणा अत्यंत व्यापक होती है। इससे सिर्फ महंगाई से संबंधित, महंगाई वृद्धि से संबंधित नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसके साथ अनेक अन्य अवधारणाएं इसके मापन के तरीके, इसके प्रकार और इस पर नियंत्रण कैसे किया जाता है, इन सभी तथ्यों का एक सुंदर सम्मिश्रण होता है ना। इस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं। उसके बाद मेन बॉडी पार्ट में आपको आना है। मुद्रास्फीति को आप डिफाइन कर सकते हैं प्रोडक्शन के साथ जोड़ करके। जो पढ़े हैं उनके लिए क्लियर है, नोट्स उपलब्ध है एप्लीकेशन पर। जिनको इकोनॉमिक्स में दिक्कत है ज्वाइन जरूर कीजिए। उसके लिए 9661163344 पर मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, आपको ऐड कर दिया जाएगा जो भी फी है भुगतान करने के बाद। तो यहाँ पर जो आपका है
डिफिनेशन जब आप लिखेंगे तो प्रोडक्शन और रुपये का मूल्य, है ना, या मौद्रिक आपूर्ति की मात्रा में क्या रिलेशन है, उसे आपको स्पष्ट रूप से बता देना होगा। इस जगह 4-5 स्थितियां हैं, पांचों स्थितियों को बता दीजिए। उसके बाद रिफ्लेशन, अवस्फीति, संस्फीति, रिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, फिलिप्स कर्व, मिजरी इंडेक्स, है ना, मनी इल्यूजन को आप समझा दीजिए जो छोटा छोटा है ना। रिफ्लेशन का अर्थ है कि ये मुद्रास्फीति की स्थिति नहीं होती है, इसको मुद्रास्फीति नहीं समझना चाहिए। वास्तव में जब मुद्रा संकुचन की स्थिति होती है, यानी कि मुद्रा की कमी बाजार में हो जाती है, तो रिफ्लेशन का प्रयोग सरकार द्वारा किया जाता है। इट मीन्स जानबूझकर सरकार द्वारा पैसे की आपूर्ति, मनी की आपूर्ति मार्केट में बढ़ाई जाती है, लिक्विडिटी को बढ़ाई जाती है। स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन ऐसी स्थिति से है जब मुद्रास्फीति भी बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, आर्थिक विकास जो है घट रहा है। फिलिप्स कर्व बताता है स्टैगफ्लेशन का उल्टा है एक तरह से, कि जब मुद्रास्फीति बढ़ता है तो बेरोजगारी दर जो है आपका बढ़ता है, ठीक है। मुद्रास्फीति जब बढ़ता है तो बेरोजगारी दर घटता है, ठीक है। ये आपका है फिलिप्स कर्व। मिजरी इंडेक्स, बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति को जब आप जोड़ देंगे, बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति की दर को जब आप जोड़ेंगे तो मिजरी इंडेक्स को बताता है मनी इल्यूजन, मुद्रा भ्रमजाल। इसको भी एक लाइन में लिख देना है। मुद्रा भ्रमजाल का अर्थ होता है कि मुद्रास्फीति बढ़ने से महंगाई बढ़ती है, लेकिन सरकार द्वारा नियंत्रणकारी उपायों में उसमें जो आपका प्रत्यक्ष उपाय है उसमें डीए भी बढ़ाया जाता है कर्मचारियों का, या फिर श्रमिकों का भी बढ़ाया जाता है न्यूनतम मजदूरी मूल्य। तो जब आय में लोगों की वृद्धि होती है तो खर्च करना अधिक शुरू कर देते हैं, है ना, जबकि उनको पता ही नहीं रहता है कि मार्केट का मुद्रास्फीति जो है बढ़ चुका है। उल्टा में भी यही होता है ना। जस्ट इसका उल्टा अगर देखिएगा, आय में कमी, मुद्रास्फीति में कमी, तो उनको लगने लगता है कि हमारा आय तो घट गया है, तो खर्च कम करना शुरू कर देते हैं, जबकि मार्केट में महंगाई घट गई है, ठीक है। दोनों स्थिति को जो है मनी इल्यूजन, मुद्रा भ्रमजाल की संज्ञा दी जाती है। तो ये आपको कर देना है। उसके बाद होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मापन का 2 तरीका है। अवधारणा जब आप लिखिएगा इसको जरूर देना है। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है आपका साप्ताहिक जारी होता है, ठीक है। सेसो के द्वारा साप्ताहिक रूप से जारी किया जाता है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के कुछ उत्पादों को लेकर के पूरे जो है एक बास्केट की तरह समझ लीजिए, अलग अलग शहरों से थोक बाजार में क्या मूल्य चल रहा है उसके आधार पर, हालांकि इसका निकालने का तरीका भी है, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि उसको निकाल करके आप वहाँ पर दिखाने लगिए, उतना समय नहीं होगा इस प्रश्न के लिए। सीपीआई कंज्यूमर जो आपका एक्ट है, कंज्यूमर प्राइस एक्ट, ठीक है, उसके आधार पर भी आपको दिखा देना है। तो ये जो होता है, एक तो 2 तरह का बाजार होता है, एक थोक बाजार होता है, दूसरा जो है फुटकर बाजार होता है, जहाँ पर आप सामान, आम जनता जो है सामान खरीदने को जाते हैं, तो वहाँ पर क्या रेट चल रहा, तो वहाँ पर अलग अलग शहरों के आधार पर उस रेट को मिला करके यह देखा जाता है कि कितना % वृद्धि हुआ। तो मुद्रास्फीति का आकलन 2 तरीके से होता है ना, एक थोक बाजार के माध्यम से, एक फुटकर से, कंज्यूमर के आधार पर। ओके। प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लागत जन्य है या मांग जन्य है, लागत के कारण आपका है या मांग के कारण, दोनों। देखिए मुद्रास्फीति का प्रकार जो है बहुत टाइप का है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ही आप लिखेंगे। लागत वृद्धि, मान लीजिए कि कोई प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ पर कच्चा माल का दाम ही बढ़ गया है, तो उसके कारण जो मुद्रास्फीति बढ़ेगा उसको लागत जन्य बोला जाएगा। और अगर मांग बहुत ज़्यादा मार्केट में बढ़ गया है किसी खास वस्तु का और उसका दाम बढ़ जा रहा है, तो उसके कारण जो मुद्रास्फीति बढ़ी है तो उसको कहा जाता है मांग जन्य मुद्रास्फीति। इसी तरीके से एक ब्रांडेड स्फीति होता है ना। ब्रांडेड सामानों का कीमत जो है थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जिससे घरेलू कंपनियां, उनको लगता है हमारे सामान को कहीं खराब न समझा जाए, इसलिए वे अपने सामानों का कीमत भी बढ़ा देते हैं।
इसे ब्रांडेड स्फीति की संज्ञा कही दी जाती है। खुली हुई और दबी हुई मुद्रास्फीति, ठीक है, ओपन एंड सप्रेस्ड। तो यहाँ पर ओपन का अर्थ होता है मार्केट पर छोड़ दिया जाता है, दाम बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, दाम घट रहा है तो घट रहा है, सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। लेकिन दबी हुई मुद्रास्फीति में सरकार का हस्तक्षेप होता है ना, सरकार के द्वारा घटाया या बढ़ाया जा सकता है दाम को। क्लियर। उसके बाद खुली हुई दबी हुई हो गया। इसके अलावा कुछ और होता है, जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको मत छोड़िएगा, ठीक है, छलांग लगाती हुई, रेंगती हुई, है ना, चलती हुई मुद्रास्फीति। तो सबका अलग अलग परसेंट है। छलांग लगाती हुई का आपका 30% से भी अधिक जब मुद्रास्फीति चला जाता है रेट, तो 30% कहा जाता है। तो वो 4-5 टाइप का आपका जो है मुद्रास्फीति का टाइप को, उसको जरूर डालिएगा, वो चारों टाइप का, है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बता दीजिएगा मुद्रास्फीति या न्यायपूर्ण कैसे होता है, इसके प्रभाव और इसका नियंत्रण। ये 3 सेक्शन करके निष्कर्ष दे दीजिएगा। न्यायपूर्ण इसलिए होता है, मुद्रास्फीति जब आपका बढ़ता है तो गरीब और गरीब होते हैं, अमीर और अमीर हो जाते हैं, बचत की समस्या उत्पन्न हो जाती है, बचत नहीं हो पाते हैं क्योंकि महंगाई बढ़ जाते हैं, है ना, निवेश कम हो पाता है। इसके अलावा हमारे सामान महंगे होने के कारण निर्यात कम होने लगते हैं, आयात बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारा सामान मुद्रास्फीति, आंतरिक मुद्रास्फीति में वृद्धि के कारण बहुत ही महंगा विश्व मार्केट में हो जाता है। उस स्थिति में हमारा व्यापार संतुलन गड़बड़ा जाता है, विदेशी मुद्रा में कमी आती है ना, नैतिकता का पतन होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नैतिकता का पतन होता है, भ्रष्टाचार, मुद्रास्फीति इसलिए बढ़ता है क्योंकि भ्रष्टाचार बढ़ता है, कालाबाजारी बढ़ता है, जमाखोरी बढ़ती है, ठीक है। प्रभाव किस वर्ग पर क्या पड़ता है, कहीं पर हानिकारक पड़ता है, जैसे व्यापारी वर्ग हैं तो उन पर लाभदायक हुआ, लेकिन निश्चित वेतनभोगी हैं हानिकारक हुआ, ऋण जो देने वाले हैं उन पर हानिकारक हुआ, ऋण प्राप्त करने वाले जो हैं उस पर लाभदायक हुआ। बचत पर क्या होगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, है ना। विदेशी मुद्रा पर क्या होगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो कुछ यहाँ पर प्रभाव को आप लिख देंगे, फिर नियंत्रण के बारे में लिख देना है आपको। क्लियर, कि नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। तो मौद्रिक उपाय, राजकोषीय प्रत्यक्ष, है ना। मौद्रिक उपाय में जो सबसे बड़ा आपका है विमुद्रीकरण, है ना, 2016 में 8 नवंबर को किया गया था ना मोदी के द्वारा विमुद्रीकरण। पैसा को 500 और 1000 के नोट्स को उन्होंने क्या किया था, वापस ले लिया था, उसके बाद ही 2000 का नोट जारी हुआ था। उसके अलावा मौद्रिक नीति भी आरबीआई के द्वारा लाया जाता है, जिसमें CRR, SLR, बैंक रेट इत्यादि को क्या है, बढ़ाया जाता है। अब CRR, SLR, बैंक रेट इत्यादि बढ़ेगा तो क्या होगा, सिंपल सा बात है ना, कि जो मनी मार्केट में है, कैश रिजर्व रेशियो हुआ, बैंक रेट हुआ, ये सब आप लोग समझते ही होंगे, मुख्य परीक्षा देने को जा रहे हैं तो, है ना, क्योंकि अभी क्वेश्चन आंसर को मैं समझा रहा हूँ इसलिए बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, है ना। लेकिन ये सारा जो है SLR, CRR, बैंक रेट, MSF, RRR, ये सारा कहीं ना कहीं से ये पैसा जो है आरबीआई या गवर्नमेंट के पास चला जाता है। जो पैसा सामान्य रूप से मार्केट में आना चाहिए, निजी प्राइवेट सेक्टर के लिए आना चाहिए था, वो पैसा कहाँ चला जाता है, वृद्धि होने से गवर्नमेंट के पास, है ना, क्योंकि बैंक के लिए मजबूरी हो जाता है कि गवर्नमेंट को मनी दिया जाए। अब इस स्थिति में देखिए, जब निजी क्षेत्र को जो पैसा मिलना चाहिए था वो पैसा आपका कहाँ चला जाता है, गवर्नमेंट के पास। तो इसको कहा जाता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट, है ना, इकोनॉमिक्स में। ये सब वर्ड यूज कीजिएगा, मार्क्स बढ़ेगा, है ना। राजकोषीय, बजट को संतुलित बनाया जाए, क्योंकि बजट अगर असंतुलित रहेगा इट मीन्स जितना हमारा प्राप्ति नहीं है उससे ज़्यादा हम खर्च करेंगे, आय नहीं है उससे ज़्यादा खर्च करेंगे, तो हमको जो है मनी की छपाई करनी होगी, रुपये की छपाई करनी होगी। और बिना प्रोडक्शन का जब रुपये छपाई होगा तो मुद्रास्फीति को वह बढ़ाएगा, है ना। टैक्स बढ़ाना, राजकोषीय नीति में क्या करना होता है, एक टैक्स, सरकार द्वारा टैक्स बढ़ा दी गई। आप पहले जहाँ 10 रुपया टैक्स देते थे 15 रुपया देने को कहा गया, तो आपके पास पैसे की कमी होती है ना।
तो पैसे की कमी होती है, क्लियर। जब पैसे की कमी होती है तो निश्चित रूप से आप मार्केट नहीं निकलेंगे तो डिमांड कम होगा, तो मुद्रास्फीति डाउन होगा। उसके अलावा जो राजकोषीय में आपका एक आता है OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, है ना, इसमें सरकारी प्रतिभूतियों को आकर्षक ऑफर्स के साथ बेचा जाता है ना। आकर्षक ऑफर्स का जो अर्थ होता है, इट मीन्स बॉन्ड शेयर वगैरह सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया कि आप इसको खरीदिए, आपको 7% मिलेगा, 8% वार्षिक मिलेगा, 7-8 साल में डबल हो जाएगा, 9 साल में डबल, इस टाइप का कुछ ऑफर। तो आपका पास जो नगद मनी रहता है आप फिक्स कर देते हैं ले जा करके, या शेयर खरीद लिए, बॉन्ड खरीद लिए, तो पैसा फिर कहाँ चला गया, सरकार के पास चला गया। फिर आप नहीं निकलेंगे, डिमांड क्रिएट नहीं होगा, मुद्रास्फीति डाउन हो जाएगा। प्रत्यक्ष उपाय भी कुछ किया जाता है, सबको कहा जाता है बचत में वृद्धि कीजिए। इट मीन्स जा करके सेविंग अकाउंट में अपना जमा कीजिए, घर में रखिए, ज़्यादा फालतू का खर्च नहीं कीजिए। दूसरा प्रयास जो होता है, जिन वस्तुओं की मांग बहुत अधिक है जिसके कारण मुद्रास्फीति उत्पन्न हो रहा है उसके प्रोडक्शन में वृद्धि, राशनिंग व्यवस्था की जाती है। महंगाई के प्रभाव को समाप्त करने के लिए उन वर्गों को जिनकी क्रय शक्ति कम है उनके लिए राशनिंग व्यवस्था होती है, और सरकारी कर्मियों के डेलीस अलाउंस जो होते हैं, महंगाई भत्तों में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है। आशा है आप जो है समझ गए होंगे कि किस तरीके से इसका उत्तर लिखना है। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि मुद्रास्फीति किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए ऐसा नहीं है कि हमेशा हानिकारक होता है। सामान्य दर से अगर मुद्रास्फीति बढ़ रही है तो यह देश के विकास में सहायक होता है। यह सहनीय सीमा 5% होती है, ठीक है। लेकिन अगर सहनीय सीमा से अधिक मुद्रास्फीति होती हो तो निश्चित रूप से यह हानिकारक ही सिद्ध होगा, चाहे कोई भी वर्ग हो। चलिए, क्वेश्चन लिखा जा चुका है, लास्ट क्वेश्चन आज का है, मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, कोरोना काल के संदर्भ में क्या क्या उपाय किए गए, है ना। देखिए 40 मार्क्स का भी आ सकता है या 20 मार्क्स का भी आ सकता है, दोनों पॉसिबल है। ओके, अब देखिए कोरोना काल में बहुत सारे महंगाई बढ़ी थी तो बहुत सारे उपाय किए गए, है ना। तो प्रश्न का संभावना बनता है टेल के रूप में दे सकता है। अब जब कैसे नियंत्रित, तो सिंपल आपका प्रश्न हो गया। लेकिन जब मान लीजिए 20 मार्क्स का आएगा तो 10 + 10 रहेगा, है ना। 40 आएगा तो 25 30 + 10, इसका 10 ही वैल्यू रहेगा, या फिर 20 आएगा 15 + 5 रख लीजिए, है ना। उससे ज़्यादा इसका वैल्यू नहीं रहेगा, लेकिन वैल्यू रहेगा, है ना। और अच्छा मार्क्स उस स्थिति में मिलेगा जब आप सेकेंड पार्ट को बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो जब आप भूमिका लिखेंगे तब पहला पार्ट को भी आपको शामिल करना है ना। मुद्रास्फीति अगर सहनीय सीमा से अधिक हो जाए तो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक हो सकती है, इसलिए इससे नियंत्रण करना आवश्यक हो जाता है। इसलिए अलग अलग उपायों से इसे नियंत्रित करना आवश्यक हो जाता है। पहला के लिए आप लिख दिए। दूसरा पार्ट जो है, कोरोना काल के संदर्भ में क्या उपाय किए गए, है ना। तो जो सेकेंड लाइन आपका भूमिका का होगा, कोरोना काल के दौरान महंगाई बढ़ने की आशंका थी, इसके कारण पूर्व में ही सरकार द्वारा कई उपाय कर लिए गए थे। और छोड़ दीजिएगा, भूमिका में ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा। उसके बाद मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, तो तीनों उपाय जो है आपको, जो अभी जस्ट मैंने समझाया, मौद्रिक उपाय, राजकोषीय उपाय और प्रत्यक्ष उपाय, है ना, तीनों उपाय को फर्स्ट राउंड में आपको लिख देना है। उसके बाद कोरोना काल, देखिए हेडिंग एकदम स्पष्ट होना चाहिए। जो जो प्रश्न में पूछा गया है सबका हेडिंग जो है बॉक्स बना करके आपको देना है, उसका प्रभाव जो है अच्छा पड़ता है। कोरोना काल में क्या क्या उपाय किए गए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को कड़ाई से लागू किया गया। उच्च स्तरीय मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया गया ताकि महंगाई में किसी भी तरीके से वृद्धि न हो। मंत्रिमंडल को कई ग्रुप्स में बांटा गया, है ना, और उसके अनुसार जो है
राजस्व घाटा ना बढ़े इसका ध्यान रखने के लिए उसके अनुसार जिन मंत्रालयों को आवंटन की अधिक आवश्यकता थी उन मंत्रालयों को अधिक आवंटन दिया गया। बचत दर में वृद्धि करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया गया, है ना, क्योंकि बचत दर जो है 2020-21 में 22.5% रह चुकी थी, लेकिन 2007 में अगर इधर लेटेस्ट पिछले 20 साल में देखा जाए तो सबसे अधिक बचत दर 2007 में था 38.5 38.5%। इसलिए यहाँ पर संभावना अत्यधिक था, इसलिए बचत दर में वृद्धि के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया गया। पैकेज जारी किया गया गवर्नमेंट के द्वारा 26 मार्च 2020 को लगभग 2 लाख करोड़ रुपए, 13 मई को फिर 2020 में लगभग 6 लाख करोड़ रुपए और 14 मई को 3 लाख करोड़ रुपए। इसके अलावा भी आरबीआई के द्वारा कुछ सपोर्ट किया गया, है ना। तो टोटल जो पैकेज आपका था 20 लाख करोड़ रुपए का था, लेकिन माना गया कि इसमें मात्र 10% ही खर्च किया जा चुका आम जनता के लिए, किया गया आम जनता के लिए, है ना। इसके अलावा मुफ्त राशनिंग, निःशुल्क राशनिंग की व्यवस्था की गई, घर तक भी पहुंचाया गया कुछ समय के लिए, या फिर निःशुल्क राशनिंग की व्यवस्था 1-2 माह तक 3 माह तक रेगुलर की गई थी, आप लोगों को भी याद होगा। तो इन सारे उपायों को लिख दीजिएगा तो आपका जो है आंसर पूरा हो जाएगा। इन्हीं प्रश्नों पर आज चर्चा करना था। आशा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। जो भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं 9661163344 पर ज़रूर कंसल्ट कीजिए या मैसेज कीजिए, ठीक है, आपको जोड़ दिया जाएगा। और मुख्य परीक्षा आपके अत्यंत समीप है, मेहनत कीजिए, मेहनत में कोई भी कमी नहीं कीजिए, प्रैक्टिस खूब कीजिए, है ना। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है और सही दिशा में प्रैक्टिस कीजिए, सही मटेरियल के साथ प्रैक्टिस कीजिए। मोटे मोटे किताबों में उलझने का भी समय नहीं है। एक ही टॉपिक के लिए 50 बुक खोज रहे हैं। जिनको ज़्यादा समस्या है रेनेसाइस आपके साथ ही जुड़ जाइए, है ना। मुख्य परीक्षा का समस्या जिनको ज़्यादा फील हो रहा है और घर में आप कर सकते हैं तो कीजिए, लेकिन जो नोट्स बना चुके हैं जो आपको याद है अच्छी तरह से उसी को स्टडी कीजिए और जो भी समय मिला है, अतिरिक्त समय मिला है, उसका लाभ उठाइए। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी ज़रूर